नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आजकल इंसान अपने इस बदलते जीवन के कारण बहुत सी बीमारियों से घिरा हुआ है, जिनमें से एक है पेट से संबंधित बीमारियां, जो अपने आप में बहुत गंभीर भी है। कहते हैं अगर पेट सही है तो सब सही है, लेकिन आजकल देखा यह जा रहा है कि हर कोई पेट से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित जरूर है। और यह भी एक हकीकत है कि पेट की बीमारियां कई अन्य बीमारियों की जनक भी होती हैं। वहीं अगर आपका पेट सही है तो अन्य बीमारियों के होने का खतरा कम रहता है। अब सवाल आता है कि पेट की बीमारियों से कैसे बचा जाए। पेट की बीमारियां होती क्यों हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, किन किन तरीकों से बीमारियों से ग्रसित हैं लोग आज हम इसी पर बात करेंगे। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा, जो कि ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल के डायरेक्टर हैं। एक अहम जानकारी और है कि अगर आपको भी पेट से जुड़ी बीमारी पर सवाल पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको फिर भी लगता है कि कार्यक्रम के दौरान आपका समाधान नहीं हुआ तो आप डॉक्टर मनीष शर्मा से 9466678311 पर सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। इनका पता है दिल्ली रोहतक रोड, नजदीक BSNL ऑफिस, बहादुरगढ़। इस बात को हम फिर से दोबारा से दोहरा देंगे प्रोग्राम के बीच में और संपन्न होने से पहले भी। लेकिन एक अहम जानकारी है कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होंगे, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। दोबारा से आपको डॉक्टर मनीष शर्मा का नंबर बता देते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद। 9466678311 पर आप डॉक्टर मनीष शर्मा से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और इनका पता है दिल्ली रोहतक रोड, नजदीक BSNL ऑफिस, बहादुरगढ़। चलिए अब आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही ज़्यादा अहम है कि आखिरकार किस तरीके से पेट की बीमारियां अपने आप में बहुत गंभीर होती जा रही हैं। और अहम जानकारी दोबारा से आपके सामने रख देते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं डॉक्टर मनीष शर्मा से। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनीष शर्मा। डॉक्टर मनीष शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर मनीष शर्मा जी, जिस तरीके से लोगों की जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है, बदलते दौर के साथ साथ ये देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो पेट की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। तो ऐसे में आपसे सबसे पहले ये सवाल जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इस पर तफसील से चर्चा करेंगे ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, क्योंकि समाज में बहुत सी तरीके की भ्रांतियां फैली हुई हैं, ताकि लोग सही और गलत के बीच में अंतर भी समझ सके कि आखिर है क्या। तो सबसे पहला ये सवाल है कि पेट से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए सर, पेट से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक तो जी हमारा हाइजीन पूर्ण होने की वजह से इन्फेक्शंस बड़े कॉमन है, जी क्योंकि बारिश की ऋतु है और नमी की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जी फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या तो पानी के माध्यम से या दूषित भोजन खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जी जाते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, और जिसकी वजह से हमारे को डायरिया, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग और डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेस्टाइनल कोलिक हो सकते हैं, जी वर्म्स हो सकते हैं। बच्चों के अंदर वर्म्स बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से उनको एनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा हमारी रेगुलर दिनचर्या की वजह से, जिसकी वजह से हम रात को देरी से सोते हैं और ज़्यादातर बहुत सारे लोग जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में रहते हैं, खाना घर पे नहीं बना पाते, तो बहुत सारा स्नैक्स वगैरह खाते हैं या बीच में मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं। इस तरह का भोजन हम खाते हैं जिसके अंदर फलों की मात्रा कम होती है या सब्जियों की मात्रा कम जी होती है, और जो पैक्ड फूड है, खासतौर से जिसमें पैकिंग के ये बर्गर, पिज्जा वगैरह, जी या जिसके अंदर ज़्यादा मैदा का कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह का भोजन हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा नहीं है। उसके अंदर फाइबर नहीं है और वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन भी करता है और हमारा वेट भी बढ़ाता है। जी तो मेरा ये कहना है कि एक तो स्वच्छ भोजन करें, सात्विक भोजन करें, अपनी ट्रेडिशनल डाइट का प्रयोग ज़्यादा करें, और जितना हो सके अपने भोजन के अंदर फलों और सब्जियों का प्रयोग जरूर करें, और एटलीस्ट 6 से जी 8 घंटे की अपनी नींद लें। टाइम 10 बजे से पहले हो सके तो सो जाएं रात को। और यदि जी आपकी स्लीप ठीक रहेगी तो आपकी बॉडी की रिपेयर ठीक रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि आखिरकार अगर अच्छी नींद रहेगी तो ज़्यादा आप स्वस्थ भी रहेंगे, और खान पान की ओर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान दें। डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, कुशल कुमार। कुशल कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। हेलो। कुशल कुमार जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, जी नमस्कार सर। कुशल कुमार जी, आपका सवाल क्या है इस पेट से जुड़ी कोई बीमारी को लेकर? हाँ सर, मुझे 15 दिन पहले सर पेट में कुछ रात को दर्द उठ गया था। जी
तो मैंने मतलब कि डॉक्टर साहब को दिखाया, लेकिन उससे कुछ इलाज ही नहीं हुआ। दर्द दर्द वैसे का वैसा रहा। तो जी। मैंने फिर डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड करवाओ आप अपना। तो उसमें सर पथरी का कुछ बताया है मेरे को। अगर आपको पथरी है तो जी। उसमें सर क्या क्या मेरे को मतलब कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा या ऐसे ही निकल जाएगी? किडनी स्टोन बताया गया था। नहीं, आपकी पथरी का साइज कितना है? 8 पथरी mm किडनी सर। की? नहीं, तो ये यूरेटर में तो नहीं है? ऊपर ऊपर नहीं किडनी के अंदर है या यूरेटर में है? सर, किडनी से बाहर की ओर निकल गई वो। नहीं, ये अगर आपको पेन बहुत ज्यादा है तो इस बात की बहुत संभावना है कि यूरेटर के अंदर फंसी हुई पथरी है। यूरेटर एक हाँ पाइप है कि जो हमारी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में जोड़ता है। हाँ और जी, हाँ ये जी। अंदर से बहुत पतला होता है, जिसके अंदर इवन छोटा स्टोन भी हो तो दर्द कर सकता है। हाँ सर, वही वही बता रहे थे भी। हाँ, तो तो उसके इसके लिए लिए क्या तो करना आपको, पड़ेगा? देखो, आपको यूरेट्रोस्कोपी करवाना पड़ेगा, यूआरएस, या लेजर से हाँ उसको जी। निकलवाना पड़ेगा। ये पाइप में फंसा हुआ था। वरना 8 अच्छा मिलीमीटर का स्टोन छोटा होता है, उसमें सामान्यतः ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, परंतु यदि वह पाइप में फंस जाता है तो फिर हमें हाँ जी, उसे हाँ जी। निकालना पड़ता है। अच्छा सर। तो आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए और संभवतः इसको निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, बिना चीराफाड़ी किए। कोई अच्छा सर, इसमें बिना ऑपरेशन के निकल ब्लीडिंग नहीं जाएगा होती ये? है। हाँ हाँ, बिल्कुल निकल सकती ब्लीडिंग तो नहीं हो रही सर अभी? नहीं नहीं, ब्लीडिंग नहीं होती है। और दूसरी बात है कि आप एक बार कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। कुछ दवाइयां भी होती हैं, उनसे फ्लश थेरेपी करके हम, या कुछ जी। लो डोज स्टीरॉयड की यूज करके, या डेफ्लापोर्ट, टेम्सुलोसिन वगैरह यूज करके इनको भी कोशिश की जा सकती है निकालने की भी। अच्छा सर, संभवतः यदि स्टोन फंसा होता है, इम्पैक्टेड स्टोन रहता है, तो फिर हमें ये निकालना पड़ता है लेजर से या दूरबीन के माध्यम से। अच्छा सर, मतलब कि इसमें कितना टाइम लग सकता है सर निकलने में? ये तो केवल 10 to 15 मिनट्स का छोटा सा ऑपरेशन होता है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। चलिए कुशल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं करनाल से, सविता जुड़ गई हैं। सविता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। जी सर। जी सविता जी, आपका सवाल क्या है इस बीमारी से जुड़ा हुआ? सर मैं पूछना चाहती हूँ सर से कि जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है, मेरे पेट में जो है, मेरा पेट खराब हो जाता है हमेशा। मतलब ये कई सालों से जो है ये चलता आ रहा है। और साथ में मेरे जो लोअर पोर्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब पेन मुझे होता है। मतलब जी। कई बार तो असहनीय भी पेन हो जाता है ये। और कई बार होता है कि हाँ मैं सह लेती हूँ उस दर्द को। तो जी। मतलब क्या करना चाहिए? और अक्सर ये बरसात के मौसम में ही होता है मेरे साथ। तो मैडम, आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया है, खाली पेट अल्ट्रासाउंड? नहीं, मैंने नहीं करवाया है। एक तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, दूसरा आप अपने स्टूल की रूटीन माइक्रो और ओवासिस्ट के लिए करवाइए। कई बार अमीबिक इन्फेक्शन इस सीजन में बहुत कॉमन होता है, या वर्म्स का इन्फेक्शन कॉमन होता है, तो वो आप रूटीन माइक्रो करवाएंगे अपने स्टूल एग्जामिनेशन में, उसमें क्लियर हो जाएगी वो चीज। अच्छा, इसके मैंने अलावा इससे खाली पहले ना पेट, हिस्ट्रोस्कोपी भी करवाई थी। लेकिन हिस्ट्रोस्कोपी जो मैंने करवाई थी वो 6 से 7 साल हो गए मुझे उसको करवाए हुए। उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है आपको सफेद हिस्ट्रोस्कोपी के पानी बाद। वगैरह की दिक्कत, पेशाब में जलन की दिक्कत कोई? हाँ, कई बार मुझे ऐसा हो जाता है। यूरिन में तो इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। हाँ, तो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली एक एंटीबायोटिक का और एक एंटीमेमिक का कोर्स करना पड़ेगा। मेट्रोजिन की टेबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन और जी। पेंटोप्राजोल, और हम्म। उसके अलावा आप ड्रोटिनेम ले सकते हो। और डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर रहे हैं, अपनी जो फीमेल डॉक्टर हैं, लेडी हम्म। स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करें। अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उनसे मिलें, जी। ताकि उनको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। कोई न कोई आपको, या तो आपकी जो ट्यूब्स के अंदर या यूट्रस के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है इसका। चलिए सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से, संजय। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। हेलो। संजय जी, आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। जी, सवाल क्या है आपका? सर मेरी वाइफ का ऑपरेशन करवाया था मैंने 6 महीने पहले, पित्त की थैली का। जी। तो उसको अब पेट में दर्द होता है सर, पेट में दर्द और बैक पीछे दर्द होता है सर, उल्टियाँ आती हैं। तो ऐसा है, आप बेटा इनका खाली पेट एक तो अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत जरूरी है, और उसके अलावा एक इनका लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत छोटे स्टोन होते हैं, पित्त की नली में होते हैं, जो कि आप पित्त की थैली को निकलवाते हो उससे उनका इलाज नहीं हो पाता। छोटे स्टोन पित्त की नली में है, पित्त की नली को हम नहीं निकाल सकते। पित्त की थैली के ऑपरेशन में खाली पित्त की थैली को ही निकाला जाता है। पित्त की नली को एक शरीर का एक आवश्यक अंग है,
जो कि लीवर को और इंटेस्टाइन को आपस में जोड़ता है। तो पित्त की नली के अंदर यदि स्टोन है तो वो एमआरसीपी के अंदर पता लगता है। वो एमआरसीपी के अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट से हमें उसका आइडिया पड़ता है। तो ये हमें एक अल्ट्रासाउंड, लीवर फंक्शन टेस्ट और जरूरत पड़े तो एमआरसीपी करवाएं। और उसके अलावा यदि आप सामान्य आपको पेन है तो आप बस्कोपान प्लस की टेबलेट या ड्रोटिन एम की टेबलेट ले सकते हैं। LFT करवाएं सर, एलएफटी और अल्ट्रासाउंड। खाली पेट। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए उसकी संजय दवाई जी वोमिटिंग क्यों आती है सर? वोमिटिंग के लिए आप एक कैप्सूल रेबलेट एल आता है, वो आप खाली पेट ले सकते हैं। 10 दिन का उनका कोर्स करवा सकते हैं। अगर कई बार क्या होता है कि पित्त की थैली वाले पेशेंट में हाइटस हर्निया भी होता है। हाइटस हर्निया क्या होता है कि हमारा जो फूड पाइप है और स्टमक के बीच में कई बार जो उसका जंक्शन होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें मतलब ये रेबलेट एल की गोली है या पेंटोप्राजोल की गोली है या ओमिप्राजोल की गोली लंबे टाइम तक खानी पड़ती है, या फिर वो हमें आगे फर्दर रिलीफ ना मिले तो हमें एंडोस्कोपी करवा करके उसके निदान का प्रयास करना चाहिए। किसी भी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एंडोस्कोपी का दिमाग में आपको रखना। यदि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, लीवर फंक्शन नॉर्मल आता है, तो आपको एंडोस्कोपी निश्चित रूप से करवानी चाहिए। नहीं, अल्ट्रासाउंड सर करवाया था हमने, उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आई। हाँ, तो अगर लीवर फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल है तो आप एंडोस्कोपी करवाइए उनका। एंडोस्कोपी। यस। चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, आर के गोयल जी। आर के गोयल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफाश पर। थैंक्स सर। जी आर के गोयल जी, आपका पेट से संबंधित बीमारी से जुड़ा सवाल क्या है? सर मेरे को लंग्स में फ्लूइड भर गया, उसकी जी। टीबी की दवाइयाँ दी जा रही है जिससे एसजीपीटी एसजीओटी जो लीवर में होता है वो बढ़ता है। तो इसके लिए क्या मेडिसिन ली जाए? आपका भी लेवल क्या चल रहा है एसजीपीटी का? 100 क्रॉस कर गया है, डॉक्टर कह रहे हैं और क्रॉस करेगा ये। कोई बात नहीं, ये तो लेवल तो कई बार 2-3 हजार तक चला जाता है। जितने भी टीबी के अंदर जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं वो डेफिनेटली लीवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती हैं, और किसी किसी केस के अंदर ये पेशेंट को जॉन्डिस भी डेवलप कर जाती है। तो आप बीच में हर महीने में अपना एलएफटी जरूर चेक करवाते रहें। वो करवा रहे हैं। मेरा भाव कहना है क्या इसके लिए कोई मेडिसिन? हाँ, एक हेपामर्ज का कैप्सूल आता है हेपामर्ज के नाम से, HEP है जी, हेपामर्ज। हेपामर्ज जी, ये आप ले सकते हो, या टेबलेट लिवरिल टेबलेट के नाम से। हाँ, लिवरिल जी सर। एक गोली सर एक चीज और बताइए प्लीज। परंतु आपको 100 के 100 के आसपास एसजीपीटी है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक हफ्ते के बाद रिपीट करवाओ अपना एलएफटी। डॉक्टर कह रहे हैं ये बार बार बढ़ेगा डे बाय डे। कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। 250-300 तक कोई चिंता नहीं करनी आपको। सर एक चीज और बताइए प्लीज जी। क्या ये फ्लूइड टैपिंग के माध्यम से निकलवाना उचित है अनुचित है? सर यदि इसकी मात्रा ज्यादा है, आधा लीटर से ज्यादा है, तो ये निकलवा के जांच के लिए भेजना चाहिए। आपकी आयु कितनी है, मैं जान सकता हूँ? एज क्या है अभी? 57 ईयर सर। हाँ, तो सर उसमें बेसिकली तो आपको फ्लूइड डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए निकलवाना चाहिए। वो डायग्नोज निकलवा लिया, उसमें वैसे तो कुछ नहीं आया, लेकिन एडी बढ़ा हुआ है 83। तो ड्यू टू दैट ये बोला गया है कि भी आपको टीबी की दवाई खानी पड़ेगी 6 महीने। ठीक है। आपने उसका जो आपने सीबी नेट टेस्ट करवाया, उसका सीबी नेट टेस्ट नहीं, मॉन्टू टेस्ट होता है वो करवाया है मैंने। अच्छा, ठीक है। तो टीबी की दवाई आप उसमें नेगेटिव आया है, लेकिन जो फ्लूइड चेक हुआ है उसमें भी टीबी का कोई कीटाणु नहीं आया। लेकिन डॉक्टर जी कहते हैं यदि कोई 1-2 कीटाणु भी होगा कहीं तो ये फेफड़े को खत्म कर देता है, इसलिए टीबी की दवाई जरूरी है। रिपोर्ट में आते नहीं है वो। यदि आपको सांस चढ़ता है और चेस्ट एक्सरे के अंदर मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसको आप टैप करवा सकते हो सेफली, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर कर सकता है उसको टैप। कितनी बार टैपिंग करवा सकते हैं सर? आप सर कितनी बार भी करवा सकते हो। 4 बार उन्होंने टैपिंग कर दी, 2 बार तो 3 बार तो फ्लूइड को चेक करने के लिए कर दी। एक बार 1 लीटर के आसपास निकला है और भी अभी काफी है। आप अपनी स्किन को बिटाडिन से क्लीन करके और पूरा एसेप्टिकली करवाएं, और ये कितनी बार भी कर सकते हो, कोई इसमें वो लिमिट कोई अच्छी बात है। पतली सुई से अच्छा, दूसरे फेफड़े में भी है क्या? दोनों का भी किया जा सकता है? मतलब लेफ्ट राइट का हुआ ये, क्या लेफ्ट में पॉसिबल है सर?
और आप फ्लूइड का साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करवाइए पैथोलॉजिस्ट के पास भेज करके। उसमें जरूरी जी। नहीं है कि टीबी ही हो, और भी अन्य रोग हो सकते हैं। नहीं, और कराया, वो कह रहे कैंसर का हो सकता था, वो नहीं है, वो टेस्ट में आ गया नहीं। चलो, बहुत बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो सामान्यतः फिर इंडिया में टीबी बहुत कॉमन है। अब यही आप ये डॉक्टर मान कह रहे के हैं टीबी की दवाई गई। चलो। सर क्या लिक्विड हाँ, सूख हाँ। भी जाएगा टीबी की दवाई से, या और कोई बिल्कुल, मेडिसिन बिल्कुल। खानी पड़ेगी? 100% सूख जाता है अगर आप नियमित दवाइयाँ लोगे। दवाइयाँ आपको लंबी लेनी पड़ेंगी, कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल तक। जी 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 जी। 6 मंथ तो मिनिमम लेनी है। सर ये निकलवाने के ज्यादा निकलवा लें तो फिर जल्दी सूख जाएगा? डेफिनेटली उससे आपका लोड तो कम होगा ना। यदि फ्लूइड के अंदर बैक्टीरिया है तो वो निकलेंगे, उसके साथ आपका लोड कम होगा। निकलवाना उचित है ज्यादा? अगर आपको सांस में दिक्कत है, बुखार डेफिनेटली आ रहा है, तो आप निकलवाने के बाद सांस में रिलीफ मिलता है सर? बिल्कुल, तो निकलवा लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं है निकलवाने का। चलो, वेरी वेरी आर थैंक के- यू, वेरी वेरी। आर के गोयल जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक और बहुत आम परेशानी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा बात हो रही है इम्यूनिटी को लेकर। तो ऐसे में जी। इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए आपके अनुसार? और बहुत से दावे किए जाते हैं कि तरह तरह की हमारे बाज़ार में दवाइयाँ हैं, क्या बाज़ारू दवाइयाँ लेने से इम्यूनिटी पर कितना प्रभाव पड़ता है? और अगर कोई इसका देसी इलाज है तो क्या हो सकता है? किस तरीके से हम इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं ताकि एंटीबॉडी भी बने दे? सर, आप इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी। हम मार्केट में जाएं और तुरंत किसी फार्मेसी की दुकान जी। से खरीद लें। इम्यूनिटी एक तो आपको गॉड गिफ्टेड है। जी। यदि आपके पेरेंट्स की इम्यूनिटी अच्छी है, जेनेटिकली आपके अंदर जो टी सेल हैं, डब्ल्यूबीसी सेल हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, किलर जी। सेल्स हैं, ये सभी आपकी डब्ल्यूबीसी की टाइप है। यदि आपकी बॉडी की इंटरनल प्रतिरोध क्षमता, जो जी। हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है, कि हमारा इम्यून सिस्टम जिसकी वजह से बैक्टीरिया के ऊपर, वायरस के ऊपर, फंगस के ऊपर, प्रोटोजोआ के ऊपर अटैक करता है, उसको किल कर देता है, जी। ये कुछ लोगों की तो नेचुरली बहुत हाई होती है। जी। दूसरा, जो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, कोई भी आदमी जो 20 से 30 मिनट की भी रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है और बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, जी। तो उसकी इम्यूनिटी भी आपको सामान्य जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता है उससे ज्यादा मिलेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, स्लीप। जी। यदि आप 6 घंटे से कम सो रहे हैं, नोट कर जी। लीजिए, यदि आप 6 आवर से कम सो रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम काम करेगी, आप ध्यान रखिए। जी। तो आपको अपनी नींद पूरी रखनी है, क्योंकि नींद के टाइम पे हमारी बॉडी रिपेयर करती है। यदि आप सो नहीं रहे ढंग से तो आपकी रिपेयर कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। जी। उसके अलावा यदि आपके अंदर कोई व्यसन है, यदि आप शराब का सेवन करते हैं, जी। स्मोकिंग करते हैं, हुक्का बीड़ी वगैरह का पान करते हैं, या कोई और तम्बाकू छेनी का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करती है सारी ड्रग्स। जी। ध्यान रखिए। चौथा चीज, यदि आप स्टीरॉइड का प्रयोग करते हैं, कोई जी। भी किसी भी प्रकार के स्टीरॉइड खा रहे हैं, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करते हैं। पांचवी चीज मैं कहूंगा, यदि आपको डायबिटीज है, आपको किडनी की डिजीज है, आपको हृदय रोग है, कैंसर है और आपको मोटापा है, ये 5 चीजें ऐसी हैं, डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और कैंसर, ये आपके इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं, जी। जिससे आपका टी सेल, डब्ल्यूबीसी, किलर सेल और हेल्पर सेल पुअरली फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोरोना ही नहीं और भी कोई भी इन्फेक्शन आपको इजीली अपना जी। ग्राफ बना लेता है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है कि कम से कम 6 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो ये घातक साबित हो सकता है। और ऐसे में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, अगर चाहे वो 20 से 30 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर रहती है और मजबूत रहती है। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से, नरेंद्र लाल। नरेंद्र लाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नरेंद्र जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी नरेंद्र जी, सवाल क्या है आपका? मेरे पेट में मेरे सीटी स्कैन करवाया था, कब्जी रहती है और डायबिटिकुला बताया उसमें, डायबिटिकुला लोअर सेकेंड और कॉलोन में। जी। ओके। और कब्जी रहती है और अंदर में कुछ सही पड़ता है तो उल्टी साथ निकालना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो सर, आपने अपना कोलोनोस्कोपी वगैरह करवाया है? हाँ, कोलोनोस्कोपी की जांच, कोलोनोस्कोपी में कुछ नॉर्मल आया। तो कोलोनोस्कोपी में डायवर्टिकुला का नहीं पता लगा? डायबिटिकुला सीटी स्कैन करवाई थी। ओके। और कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आई है? हाँ। तो सर, एक तो आप अपने भोजन में है, भोजन के अंदर फाइबरस फूड का प्रयोग कीजिए, जिसके अंदर फाइबर हो बहुत ज्यादा। जैसे उसके अंदर फलों को ऐड कीजिए आप, पपीता है, केला है, सेब है और हरी सब्जियों मेरे का जो प्रयोग है ज्यादा ज्यादा पड़ती है पेट के अंदर, मतलब चीखना जो निकालना पड़ता है पानी पी के, और कब्जी बहुत ज्यादा रहती है। लग्जेटिव लेता हूँ, उससे ज्यादा पड़ता है 2-3 बार। तो आप लेग्जेटिव कितने साल से ले रहे हैं सर? लग्जेटिव 5-6 साल हो गए लेते हुए मैंने।
हाँ, तो आपने अपने इंटेस्टाइन को डिपेंडेंट कर लिया है सर। तो आपको चाहिए कि आप धीरे धीरे उसकी डोज कम कीजिए और रात को जो है खाना खाने के 20 मिनट बाद गर्म पानी पीजिए। और यदि आपका वजन ज्यादा नहीं है तो आप मीठा दूध भी पी सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके उसमें हरी सब्जियों का प्रयोग कीजिए दिन भर में भी। और आप अपने जो आटा है, आटा को छानिए नहीं, गर्म भोजन का प्रयोग करें। उसके अंदर जो आटे का जो फाइबर वाला पार्ट होता है, बूर जिसे हम बोलते हैं, वो रोटी के अंदर ही रखिए और उसमें बेसन का मिक्स कर लीजिए 20 से 30% हिस्सा। वो तो कर रहे तो डॉक्टर साहब इसमें क्या मेरे मुख के जो बलगम इसके लिए आपको इसके लिए आपको मेट्रोजिल की गोली है 400 मिलीग्राम की, वो दिन में 3 बार लेनी पड़ेगी कम से कम 10 दिन तक। मेट्रोजिल में 2 बार ले चुका हूँ वैसे। तो सर आप एक बार व्यक्तिगत रूप से कंसल्ट कर लीजिए किसी भी सर्जन से नजदीक में, क्योंकि उसके लिए आपके पेट का एग्जामिनेशन बहुत आवश्यक है और आपके गुदा का एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा अपनी कोलोनोस्कोपी की रिपोर्ट लेकर के। चलिए नरेंद्र आप जी अपना बहुत स्टूल बहुत भी जी धन्यवाद स्टूल सवाल का पूछने के एग्जामिनेशन भी लिए। करवाइए। जी चलिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, डीपी शर्मा। डीपी शर्मा जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। डीपी शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी सवाल क्या है सर आपका? भैया ऐसा मेरे पैरों में ना थोड़ा दर्द होता है तो दोनों सर आज का सर आज का जो विषय है पेट से संबंधित, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उससे जुड़ा कोई सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा पेट का ही है क्या खाली? हाँ। जी चलिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुमार बंसल गुरुग्राम से। कृष्ण कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। जी 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 कृष्ण कुमार जी सवाल क्या है आपका पेट से जुड़ी बीमारियों को? सर मेरे लड़के की उम्र है 12 साल जी तो उसको है ना 5-6 दिन से पेट में दर्द हो रहा है। जी तो सर ये दर्द अपर एब्डोमेन में है, लोअर पार्ट में है, किस साइड में है, लेफ्ट या राइट? नीचे वाली साइड में है जी, नाभि के आसपास ही है। तो सर आप ये अगर दाईं तरफ है तो देखो इस उम्र में अपेंडिक्स होना बड़ा कॉमन है। नाभि के दाईं तरफ यदि दर्द होता है दबाने के ऊपर तो आप साइड में तो नहीं है, बीच में ही है। बीच में है? बीच में ही बताता तो कई बार बच्चों के अंदर इन्फेक्शन हैवी रहता है। हाँ, तो आप एक बार खाली पेट बच्चे का अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए कि उसमें लिम्फ नोड का कोई इन्फेक्शन ना हो। अभी बच्चे को कोई डायरिया या वोमिटिंग की भी प्रॉब्लम है, बुखार? नहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए तो सर आप एक इनका लीवर फंक्शन टेस्ट करवाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए और एक CBC ESR। ठीक है। चलिए कृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से, वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी जी वेद प्रकाश जी आपका पेट से जुड़ी हुई अगर कोई बीमारी को लेकर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे पिछले 4 महीने से दिन में 4 से 5 बार लेटरिन आ रही है, 4 से 5 बार। कोलोनोस्कोपी करवाई, नॉर्मल आई है। जो भी टेस्ट CBC अल्ट्रासाउंड सभी नॉर्मल आए हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन भी नॉर्मल आया है। अभी मैंने किसी डॉक्टर से दवाई ली थी लेटेस्ट से, अपनी बात पूरी कर लूँ मैं। लेटेस्ट दवाई ली थी उन्होंने ओरिडाजोल प्लस ओफ्लोक्सिन 10-10 दिन करके 20 दिन दी है, उससे भी कोई विशेष अंतर नहीं आया। तो क्या करूँ इस हालत में? तो सर आपको वेट लॉस हुआ है अभी रिसेंटली? वेट लॉस ही 8 किलो। डायबिटीज या थायराइड में से कोई तकलीफ? कोई नहीं है जी, थायराइड नॉर्मल है, डायबिटीज नॉर्मल है। ठीक है सर। तो कोई पार्टिकुलर आपको खाने का कोई चीज ऐसी आपको सूट नहीं करती हो, उसमें दूध आप आइडेंटिफाई करो, भाई दूध पीने से ज्यादा होता है या गेहूं से ज्यादा होता है, कोई ऐसी चीज आपको भोजन में सूट ना कर रही हो? मैं गेहूं खाता ही नहीं जी, मैं मिक्स लेता हूँ शुरुआत से ही। नहीं तो क्या आपको कोई पार्टिकुलर फूड सब्सटेंस ऐसा होता है, कई बार वो हमें सूट नहीं करता? यदि मान लो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थायराइड आपका नॉर्मल है, शुगर आपको नहीं है, वेट लॉस हुआ है, तो इसका कारण हमें जरूर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। क्योंकि यदि 8 किलो का वजन आप बता रहे हो कम हुआ है और ये पिछले 3 महीने में कम हुआ है, तो ये वास्तव में चिंता का विषय है। हमें इस चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए, बाकी अन्य जांचें भी हमें करवानी चाहिए। तो क्या क्या जांच करवाऊं जी मैं, तो पार्टिकुलरली को बताएंगे आप? इसमें सर पूरा का पूरा आप अपना प्रोफाइल करवाइए, एक CBC ESR KFT LFT और HIV कंप्लीट सब कुछ नॉर्मल है जी। मैंने LFT करवा लिया, KFT करवा लिया, CBC करवा लिया, थायराइड करवा लिया, B12 और डी भी आपका सर वजन कितना है, वजन जान सकता हूँ? वजन और हाइट? मेरा वजन था पहले 64 और आज मैंने ऐसा किया है
5 फुट 6 इंच 168 सेंटीमीटर है जी। ओके, करेक्ट करेक्ट। 64 आज की तो वजन आपका 72 से कम होकर के नीचे आया अभी 64। जी, अभी ये 64 से, और आज अभी मैं तुला थोड़ी देर पहले तो 56 केजी है। हाँ तो सर मैं जैसी आप डिटेल बता रहे हो, यदि मतलब वो तो कंफर्म तो जांच के बाद ही पता लगेगा। मैं एक संभावना इसके अंदर आंतों की टीबी की भी रखता हूँ, जो इंटेस्टाइनल टीबी है उसके अंदर भी इस तरह की पिक्चर देखने को मिलती है, क्योंकि सारी की सारी रिपोर्टें उसमें लगातार नॉर्मल आती है, बट इतना वेट लॉस होता है और पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है। तो आप अपने पेट का CT स्कैन जरूर करवाइए सर। मेरा ESR अभी 25 है जी। 25 है ये सर जी, ये एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी। तो सर आप अपना एक तो कॉन्ट्रास्ट सीटी करवाइए एब्डोमेन का, पेट का कॉन्ट्रास्ट क्या सीटी, कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन एब्डोमेन, कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन एब्डोमेन या एब्डोमेन का। यस यस, ठीक है, धन्यवाद। और अगर हो सके तो आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी सर्जन से मिलिए, बेटर रहेगा। कोई नजदीक में आसपास आपके कोई भी सर्जन हो। मैंने कोलोनोस्कोपी करवाई थी, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। परंतु सर यदि जो 8 किलो वजन कम हुआ है तो इसका हमें कारण जानना बहुत जरूरी है। देखो तो आप पेट का CT स्कैन जरूर करवाइए, कहीं ना कहीं वो मिस हो रही है। वेद प्रकाश जी, अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी तो आप डॉक्टर से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपको नंबर बता देते हैं 9466678311। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, हरियाणा से जुड़ चुके हैं हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफाश पर। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे साथ। SK शर्मा जुड़ चुके हैं, SK शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से। SK शर्मा जी, आपका सवाल क्या है? चलिए, आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन डॉक्टर साहब एक आखिरी में बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अल्सर क्या होता है, क्योंकि ये जो बीमारी है लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस चीज़ को लेकर क्या समाधान हो सकता है, क्या लक्षण हो सकता है? आखिरी सवाल सर। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन आपको एक अहम जानकारी आपको ये बता देते हैं। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे थे कि हम आपसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और अल्सर में क्या फ़र्क होता है और इसका लक्षण क्या हो सकता है? सर देखिए, अल्सर तो आपके इंटेस्टाइन में कहीं भी हो सकता है। यूजुअली सामान्यतः ही आपके स्टमक जो यहाँ ईसोफेगस होता है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसके बाद हमारा स्टमक आता है जिसको यकृत बोलते हैं, और उसके अलावा फिर डिओडिनम होता है। तो स्टमक के या डिओडिनम के अंदर जब उसकी इंटरनल वॉल होती है उसमें एक खड्डा बन जाता है, छोटे छोटे खड्डे, जिसे हम अल्सर बोलते हैं। क्योंकि स्टमक के अंदर pH वैल्यू जो एसिड की होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि 2 से लेकर के 5 के बीच में pH होता है। यदि उसकी स्टमक की इंटरनल वॉल के अंदर यदि मान लो प्रोटेक्टिव सिक्रीशंस कम होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन कम होते हैं, म्यूकस कम होते हैं, तो कई बार वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से सामान्यतः पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद पेन होता है गैस्ट्रिक अल्सर में, स्टमक के अल्सर के अंदर। और यदि डिओडिनम है, जो कि हमारी छोटी आंत का ही हिस्सा है, उसके अंदर अल्सर होता है यूजुअली खाना खाने के 2 घंटे के बाद होता है। और ऐसे केसेस के अंदर हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हैं, जैसे एक कैप्सूल पेंटोप्राजोल या ओसिड के या रेंटेक वगैरह की गोली खाली पेट खानी होती है नियमित रूप से लंबे टाइम के लिए। या उसके अलावा हम एंडोस्कोपी करके भी H पाइलोरी के लिए भी इंफेक्शन का टेस्ट कर सकते हैं। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट को बार बार पोटी के लिए जाना पड़ता है। पोटी जाने के बाद भी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसे फिर से जाना पड़ता है। और एक साइकोलॉजिकल उसको दिमाग में बात रहती है कि स्टूल पास करने के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे अभी तक लैट्रिन अंदर पेट में ही है। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं उसके अंदर साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, और पेशेंट दिन में कई बार स्टूल पास करने के लिए जाता है और उसकी तसल्ली नहीं होती। चलिए, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उस स्थिति में हमें करना पड़ता है। उसके अलावा भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में कई और सारी चीजें हो सकती हैं, एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, वो बाकी अगर डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले आपको एक जानकारी बता देते हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, डॉक्टर मनीष शर्मा से आप सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर बता देते हैं 9466678311। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप सीधा डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आपको पता भी बता देते हैं, दिल्ली रोहतक रोड नज़दीक BSNL ऑफिस बहादुरगढ़।
चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी, तो ऐसे में आज का जो विषय था बहुत अहम था, इसमें बढ़ चढ़कर दर्शकों ने सवाल पूछे हैं और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि संतोषजनक सभी को उत्तर मिले होंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।